शुरुआती दौर के अंदर ही जब रुझान आ रहे थे तो कार्यकर्ताओं की तालियां इस वक्त दिख रही हैं आपको। एक बार फिर हमारे पैनल पे हम लौटना चाहेंगे। अनिल जी, ये बड़ा रोचक दिख रहा है कि हरीश रावत दोनों ही जगह से चुनाव हार गए, तो मुझे लगता है कि बड़ी एक लूज पोल कांग्रेस में थी। और बहुगुणा फैमिली चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तराखंड में दोनों जगह रीता बहुगुणा जोशी भी, और वहां पे क्योंकि अपर्णा चुनाव हार गई हैं तो मुझे लगता है कि रीता बहुगुणा जोशी के सामने ही वो कड़ा मुकाबला था, चुनाव जीत गई हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा भी चुनाव जीत गए। ये बहुगुणा परिवार की समझदारी कही जा सकती है कि समय के साथ उन्होंने पाला बदल लिया। देखिए योगेंद्र जी, मुझे याद है कि जब 80 चुनाव सीटों पर, लोकसभा सीटों पर यूपी के जब चुनाव थे तो बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला, तो कैंडिडेट ऐसी स्थिति में यूपी में बीजेपी की सरकार थी। मोटे तौर पे आप सब स्टेट में देखिए, आप जिसने भी फ्लोर क्रॉस किया है उसको उन्होंने टिकट दिया है, चाहे वो रीता बहुगुणा परिवार हो चाहे कोई भी परिवार। उत्तराखंड में तो बहुत जने कांग्रेस छोड़ के गए हैं और सब आदमियों को टिकट दिया उन्होंने, और मोटे तौर पे मुझे लगता है रिजल्ट में वो सब आदमी जीते होंगे। ऐसी की ऐसी स्थिति यूपी में रही है। यूपी में जिस दल से भी आदमी बीजेपी में गया है उनको उन्होंने टिकट दिए, और ये रिजल्ट बता रहे हैं उन सब लोगों को उन्होंने टिकट दी। मोटे तौर पे बीजेपी ने कभी, आसाम में आप देखिए, बीजेपी ने कभी परहेज नहीं किया कि जिन लोगों ने भी दूसरी जगह से आए हैं और वो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस वाले आदमी हो, बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि उस आदमी के इतने लंबे राजनीतिक जीवन में कुछ ना कुछ वोट होते हैं, तो उन वोटों के सारे अपनी जो भी इनकी कार्यशैली है उसकी बदौलत इन्होंने जीत हासिल करी है। रीता बहुगुणा का भी फायदा मिला है और बहुत जनों को फायदा मिला है। शायद मौर्य भी जीत, मेरे हिसाब से जीत गए होंगे यूपी से। बिल्कुल चुनाव जीत तो गए मोटे तौर पे जो भी आदमी गया है उसको एक पर्टिकुलर स्थिति में उसको फायदा हुआ है। और जितने भी मैंने राज्यों के चुनाव देखे, जिस आदमी ने भी बीजेपी की तरफ गया है उसको उन्होंने टिकट भी दिया है और वो बाय द वे जीता भी है। और योगेंद्र जी, जब किसी की लहर चलती है, जब कोई माहौल चलता है, तो उसमें ये नहीं है कि ये जीतेगा वो हारेगा, मोटे तौर पे सब जीते हैं। ऐसे ही हमने ये झलकियां सब जो है इंदिरा गांधी के टाइम पर उस लहर में, जनता पार्टी की लहर में भी यही हुआ था। जो आदमी उन जगहों को छोड़ के आया उन सबको राज सत्ता का सुख प्राप्त किया। तो ये एक जो है वातावरण का जो लाभ है ये उनको मिला है। अनिल जी, यहाँ एक बात देखने की है कि क्योंकि ये 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, इससे एक तरह से 2019 के एक सिड्डी के रूप में देखा जा रहा था। यहाँ माना जा सकता है कि बिहार में जब चुनाव बीजेपी हार गई थी तो मोदी थोड़े से कमजोर पड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में उस खाई को इन्होंने पाटने की कोशिश की और अच्छी मेजोरिटी के साथ में पाटने की कोशिश की। सीटें केवल 403 वहां पे जो सीटें, अगर मान लो 203 भी अगर बीजेपी लेकर के आती तो मुझे लगता है कि मोदी को ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाँ चलिए हम सरकार बना लेंगे। लेकिन जो 300 को क्रॉस करके जब सीटें लेकर के आए तो प्रतिपक्षियों की कमर तोड़ने की मुझे लगता है कि कोशिश की उन्होंने पूरी, और कमजोर प्रतिपक्ष को साबित करने की कोशिश की है। अब लगता है आपको कि चुनौतियां जो होंगी उनके सामने 2019 की धीरे धीरे काफी कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं? देखिए 224 सीटें थी एसपी की इस विधानसभा में, 2012 में 80 सीटें थी बीएसपी, 300 हो गए, करीबन 28 सीटें, 30 सीटें आप कांग्रेस की माने। तो ये करीबन 300 सवा 300 के आसपास ये तीनों दल थे जी। और ये आज क्या स्थिति, और 300 के आसपास वो पहुंच चुके हैं। तो इस इलेक्शन के रिजल्ट से मोटे तौर पे अगर अपन इसको ऊपरी तौर पे देखें तो ये वोट, इनके जो वोट थे वो कहीं ना कहीं टूट के वहां गए, और वही रिपीटेशन उन्होंने 2014 की सीटों पे कराया। 328 आप बोल रहे हो, उस पे वो जीते थे, तो मोटे तौर पे उन्होंने वही किया। और इस इलेक्शन से एक चीज और समझ में आने वाली बात है कि जहां पर भी विपक्ष बीजेपी के सामने बिखराव की स्थिति में होगा वहां रिजल्ट इस टाइप के आगे, यही एक चुनौती रहेगी। और ये एक उदाहरण रहेगा, ये एक एग्जाम्पल रहेगा कि बिहार में जैसे सारे जने विपक्ष वाले मिल के चुनाव लड़े, तो वहां उन्होंने इसकी लहर चलने के बावजूद रोका और बुरी तरीके से रोका। तो ये जो इलेक्शन है ये सब पार्टियों को एक लेसन देगा। और यूपी में ये जो अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, इससे जो विपक्ष जिस स्टेट में बिखरा हुआ है उसके पास ये मजबूरी रहेगी और ये सोचने का समय रहेगा कि अगर वो संगठित होकर चुनाव नहीं लड़े तो मोदी से पार पाना आज की स्थिति में जो उनकी एक चल रही है इस देश में, एक जैसा भी वो अपना वातावरण बना रहे हैं, उससे पार पड़ना मुश्किल हो जाए। मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद की जा रही थी मोदी को रोकने के लिए, लालू यादव ने काफी इसमें पहल की, कोशिश की। और जैसे आप सही कह रहे हैं कि अगर मोदी को रोकना है तो बिखराव को रोकना पड़ेगा सबसे पहले आपको, और वो जरूरी भी है। अगर यहाँ पे मायावती समाजवादी पार्टी
अगर हालात को समझते हाथ मिलाते तो मुझे लगता है कि बिहार जैसी कोई तस्वीर बन सकती थी। निश्चित तौर पे देखिए आप, ये इस चुनाव में इन्होंने फायदा ही सिर्फ बिखराव का लिया और बातचीत इस टाइप से करी है। ऐसी भी चीजें हैं कि उन्होंने बीएसपी के मुसलमानों को कहते हैं कि इस टाइप से मैनेज किया है कि वो कहीं पर इस गठबंधन की तरफ नहीं आ जाए। तो उन मुसलमानों के एरिया में जहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक ही धर्म का मुसलमान कैंडिडेट था, उनके वोटों को उन्होंने, जो मुसलमान वोटर थे उनको ये कहा कि आप बीएसपी की तरफ रहें, ये जीतने वाला है। तो उन्होंने हर क्षेत्र में, मैं कह रहा हूं बूथ लेवल से लेके और आगे तक की स्ट्रेटेजी अगर किसी से सीखनी है तो आपको बीजेपी से सीखनी चाहिए। उन्होंने किसी भी चीज को लूज नहीं रखा, हर चीज को जहां पर भी उनको ऐसा लगे कि ये चीज कैपिटलाइज होके हमारे फेवर में आ सकती है, उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग करी और उस प्लानिंग से सीखने की बात है। चुनाव में 1984 में 2 एमपी आए थे योगेंद्र जी इनके, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। तो ऐसी स्थिति हर राजनीतिक दल में होती है और कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आदमी कोई राज में आता है, कोई राज से बाहर आता है। जो बाहर जाता है उसको उस हार से सबक सीखना चाहिए और जो आएगा उसके सामने चुनौतियां होंगी, अगर वो चुनौतियों पर खरा नहीं उतरेगा तो उसको भी ऐसे ही परिणाम दे